हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। अभी तक आपने इंटरप्रिटेशन की चैप्टर में काफ़ी चीज़ें कर ली हैं। इनफैक्ट आज आपकी लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। कुछ कुछ बातें थी जो स्टडी मैट में आपको मिलेंगी, स्टार्टिंग में दी हुई थी, बट मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बोल दिया था चैप्टर के कि वो बातें हम लास्ट में करेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि हम सारी चीज़ें कर चुके हैं। हम क्या क्या कर चुके हैं इस चैप्टर में? हमने प्राइमरी रूल्स कर लिए हैं, सेकेंडरी रूल्स कर लिए हैं, इंटरनल एड्स कर लिए हैं, एक्सटर्नल एड कर लिए हैं। तो हमें अब बहुत आइडिया हो चुका है कि ये चैप्टर हमसे बेसिकली क्या डिमांड करता है, किस टाइप का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट हमसे पूछ सकता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फाइनल का चैप्टर था ये और न्यू कोर्स में ये इंटर में आ गया है। तो आपको इसके पास क्वेश्चंस बहुत सारे मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आज की लास्ट क्लास इस चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, डिफाइन द टर्म डॉक्यूमेंट। भाई डॉक्यूमेंट वर्ड हमने बहुत बार सुना हुआ है, ठीक है, इसको समझा भी हुआ है। इनफैक्ट हमें पता है कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। अब वो एक सिंपल सी बात कह रहे हैं कि अगर हम एक बार इंटरप्रिटेशन के चैप्टर के अकॉर्डिंगली सोचें कि एक डॉक्यूमेंट 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 बोली जा रहा है बार बार, तो वो डॉक्यूमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होगा? तो डॉक्यूमेंट वर्ड का मीनिंग सिंपल सी बात है, मेरा और आपका कोई डॉक्यूमेंट सेट हुआ है, या एक सिंपल सी बात बोले कि हमने कोई डॉक्यूमेंट देखा, चेक किया, तो वो डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या होगा? वो डॉक्यूमेंट एक ऐसा फैक्ट रिकॉर्ड कर रहा होगा जिससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, है ना, कोई एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा होगा। चाहे वो हो सकता है कि कोई रजिस्ट्री हो, ठीक है, वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, जिस जो भी आपके माइंड में आ रहा है। बहुत सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये ध्यान में रखते हुए चलना है कि आपको वो कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है, कोई फैक्ट बता रहा है, कुछ प्रूविंग कर रहा है कि हाँ ये हाउस दिस पर्सन को बिलोंग करता है, ठीक है, इस हाउस का एरिया इतना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी, तो हम चेक करते हैं डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन क्या है। कह रहे डॉक्यूमेंट मीन्स पेपर या कोई भी ऐसी चीज़, मटेरियल थिंग, जिससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जैसे कि पुराने टाइम में चाहे कोई लीफ होती थी, है ना, कोई कंप्यूटर पे लिखा हुआ कोई चीज़ हो सकती है आज के टाइम के हिसाब से, तो वो भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ठीक है जी, कोई ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ ऑन पेपर ही होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी मटेरियल थिंग के ऊपर वो चीज़ हो सकती है। हमें वो क्या बेसिकली दे रहा है? परमानेंट फॉर्म टू इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स दे रहा है, यानी हमें वो पढ़ के कुछ समझ में आएगी बात। सिंपल सी बात बोले, वो रीड करने के बाद डॉक्यूमेंट, हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ बिल्कुल ही बात, आप कह सकते हो कि कोई इररेलेवेंट बात ही नहीं, वो कुछ रेलेवेंस की बात होगी, कुछ बात वो हमें बताना चाहता होगा। कहते हैं डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करता है फैक्ट, इन्फॉर्मेशन वगैरह हमें देता है, कुछ एविडेंसेस को भी वो हमें बताता है, ध्यान में रखने को बोलता है। आगे चलते हैं, एविडेंस एक्ट जो आपके सिलेबस में नहीं है उसकी डेफिनेशन आपको वो बता रहा है। कह रहे हैं एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है कोई भी मैटर जो एक्सप्रेस्ड है, चाहे वो लेटर्स है, फिगर्स है, मार्क्स है, या किसी भी तरीके से रिकॉर्डिंग हुई है, उसे हम डॉक्यूमेंट का नाम दे सकते हैं। आप देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा वास्ट है ये चीज़, बहुत ज़्यादा इसका स्कोप बढ़ाया गया है ताकि कोई भी चीज़, है ना, किसी भी तरीके से कवर हो जाए जो भी हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। आगे आप देख रहे हो इटैलिक्स में लिखा हुआ है जनरल क्लॉजेस एक्ट हमने पूरा करना है, इसलिए अभी हमें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। जनरल क्लॉज एक्ट में डॉक्यूमेंट को क्या कहा गया है, ले दे के मीनिंग यही है, बस दूसरी एक्ट ने कुछ हल्की सी बात कहने का तरीका अलग रखा है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे ही। एलिमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, मैं बिल्कुल स्टडी मैट के हिसाब से ही चल रही हूँ, ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली ही है कि क्या क्या एलिमेंट्स है, कैसे कैसे है। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या क्या बता रहा है। मैटर, कह रहे सबसे पहले तो क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट है मैटर। मतलब अगर तो मैटर वर्ड के साथ में कोई एनी वर्ड लिखा है, एनी मैटर, तो आप खुद ही देख लो कि डेफिनेशन बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगी। यानी कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन, है ना, तो वो चीज़ है कि एनी पर्सन से तो बहुत वास्ट वो डेफिनेशन होराइजन उसका बहुत बढ़ जाता है। तो भाई जो डॉक्यूमेंट के मीनिंग्स बता रहा है, आपको एलिमेंट्स बता रहा है कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई बात लिखी हुई है, ठीक है, तो उसका मीनिंग हम किस तरीके से लेते हुए चलेंगे। तो एक सिंपल सी बात कह रहे सबसे पहले तो मैटर आता है, डॉक्यूमेंट का मैटर क्या है। देखो ऑब्वियस ही बात है, एक हम बोले कि ये डॉक्यूमेंट है, तो
आप क्या कहोगे? आप क्या मुझे ये पूछोगे कि क्या उसकी रिकॉर्डिंग हो रखी है या वो रिटन में है, ठीक है, या वो एक लीफ पे मिला या पेपर पे मिला? आप सबसे पहले मुझे एक बात पूछोगे, उसमें लिखा क्या हुआ, उसका मैटर क्या है? तो वही चीज़ वो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट का एलिमेंट क्या होता है? मैटर, ठीक है जी। सेकंड चीज़ क्या आती है कि वो रिकॉर्ड कैसे हुआ है, ठीक है, उसकी राइटिंग क्या है। मैं बोल रही हूँ वो तो लैटिन में रिकॉर्ड हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है आपको लगेगा हाँ भाई वो इंग्लिश में रिकॉर्डिंग उसकी नहीं हो रखी है, ठीक है ना। तो वो रिकॉर्डिंग क्या चीज़ है उसकी, वो किसी डिवाइस पे रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, या फिर वो किसी राइटिंग उसकी हो रखी है, क्या वो पेपर पे रिकॉर्ड है, उसका एक्सप्रेशन, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये हमें रिकॉर्डिंग से उससे पता चल जाएगा कि वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं। मैंने बोला कि वो चीज़ हमने रिकॉर्ड कर ली है, मान लो एक वॉइस रिकॉर्डर पे वो चीज़ रिकॉर्ड हो गई है, ठीक है, वो एक एविडेंस बन गया है, वो एक डॉक्यूमेंट बन गया है, ठीक है। पर वो जो डिस्क्रिप्शन है ना, मैंने कहा उसमें तो 2 लाइनों में वो बात कह रहा है, तो डिस्क्राइब हो रखा है सिर्फ 2 लाइन्स के अंदर, बट हमें वो बात समझ में आ रही है। तो आप बोलोगे हाँ उसकी रिकॉर्डिंग हो रखी है, ठीक है, एलिमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या बन गया, रिकॉर्ड हो रखा है, बट उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, बहुत शॉर्ट उसका डिस्क्रिप्शन है। तो क्या सेकंड एलिमेंट हमें ध्यान में क्या रखना है डॉक्यूमेंट का, क्या है कि कोई डिवाइस यूज हुआ है उसके ऊपर, ठीक है, क्या वो उसको पेपर पे लिखा है या फिर उसको किस तरीके से इन राइटिंग है या टाइपराइटर पे टाइप किया है, ठीक है, या फिर उसको आपने रिकॉर्डिंग की है, उसकी क्या एक्सप्रेशन है, उसका कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है, वो भी हमें ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। Substance refers to a thing such as paper, computer system, and metal plate or stone on which matters are recorded. Substance में क्या कहते हैं, refers to a thing such as paper, computer system, metal plate or stone on which the matters are recorded. ठीक है जी, जो भी आप कह सकते हो जिसके ऊपर लिखा गया है ना, तो वो चीज़ पेपर है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे मेटल प्लेट है, कोई भी स्टोन है, सिंपल सी बात है उसके ऊपर वो मैटर रिकॉर्ड हुआ है ना, मैटर रिकॉर्ड हुआ है, आप देख रहे हो, ठीक है, उस सब्सटेंस के ऊपर वो मैटर रिकॉर्ड हुआ है, वो डॉक्यूमेंट बनेगा। मीन्स चेक करते हैं, रेफर्स टू एक्सप्रेशन ऑफ सच इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स, लेटर्स, फिगर, मार्क, सिंबल, जो भी यूज़ किया गया है दो पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, उसको हम कह सकते हैं कि वो कहना क्या चाहता है, मीन्स क्या करना चाहता है। चाहे वो फिगर यूज़ किया गया है, चाहे वो मार्क्स यूज़ है, सिंबल है, लेटर है, तो वो मीन क्या करेगा, एक्सप्रेशन क्या है उस चीज़ का, इन सबको मिलाकर ही हमारा डॉक्यूमेंट बनता है। एक चीज़ से डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा है। और आप कोई भी डॉक्यूमेंट लेके देख लेना, ठीक है, आप कुछ भी रजिस्ट्री लेना, कोई रिकॉर्डिंग ले लेना, वो सब एविडेंस है, वो कोई ना कोई सब्सटेंस यूज हुआ है, चाहे वो कंप्यूटर है, मेटल है या कोई स्टोन है, ठीक है, चाहे वो रिकॉर्डर है, कुछ ना कुछ वो कहना चाह रहे हैं, जो कि उनकी बात कहना चाहते हैं वो मीन्स करते हुए चल रहे हैं। आगे चलते हैं, इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग चेक करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे फिर से ये एग्जांपल ले रही हूँ आपका रजिस्ट्री का, ठीक है, क्योंकि जनरली लोग उन्होंने देखी होती है, स्टूडेंट्स ने आइडिया होते हैं सबको इस बारे में। तो कहते हैं एक लीगल डॉक्यूमेंट है। रेंट अग्रीमेंट अगर आपने देखा हो, वो भी एक बहुत कॉमन चीज़ देखने को मिल जाती है, उसका भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो। एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसे टेक्निकल फॉर्म में बनाया गया है, उससे एक राइट क्रिएट हो रहा है, हाँ एक ओनरशिप मिल रही है, ठीक है, एक राइट कंफर्म कर रहा है कि हाँ ये राइट हमारा ही है, रिकॉर्ड कर रहा है एक फैक्ट को कि ये हाउस है, इसका इतना इतना मेजरमेंट है। एज अ लीगल डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट या तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट करेगा, ठीक है, या फिर कोई एविडेंस ऑफ लाइबिलिटी दे सकता है। मतलब आप देख रहे हो डॉक्यूमेंट तो एक वास्ट टर्म था, उसमें से कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स को इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया जा रहा है। वो या तो एक राइट क्रिएट कर रहा है या एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है जी। इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो रेफर्स कि हमने किसी का पैसा कलेक्ट करना है। इंडिविजुअल्स राइट टू कलेक्ट मनी, एग्जाम्पल चेक, डीड, विल, बॉन्ड, ये सारे के सारे आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे। आगे चलते हैं, डिफाइन द टर्म डीड। डीड आप लोगों ने देखी हुई है, एक बहुत सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप डीड, जो मैंने लास्ट क्लास में हमने किया था ना कि डीड्स और डॉक्यूमेंट्स को कैसे इंटरप्रेट करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं कि डीड होती क्या है, माइंड में आप पार्टनरशिप डीड रखोगे। कह रहे एक इंस्ट्रूमेंट है, इन राइटिंग है, टू गिव इफेक्ट टू सम लीगल डिस्पोजिशन, यानी कुछ एक लीगल कंक्लूजन है,
ठीक है, जैसे पार्टनर्स का राइट है, पार्टनर्स की ड्यूटीज है, वो सारी बातें उस डीड में लिखी हुई हैं। तो उस लीगल कंक्लूजन को इफेक्ट है ना, उसको इफेक्ट देने के लिए एक लीगल फॉर्मेट को इफेक्ट देने के लिए डीड बनाई गई है। ऑल डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट बट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स मे नॉट बी डीड्स। इंडिया में इंस्ट्रूमेंट और डीड्स के लिए कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन अलग से नहीं है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर रहा है। आगे चलते वो माइंड में रखने के लिए आपको है कि पार्टनरशिप डीड आपको माइंड में रख लेना है ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। आगे चलते हैं, इंटरप्रिटेशन का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर कर लिया तो हमें बहुत अच्छे से पता चल चुका है। अगर आप गो थ्रू नहीं कर पा रहे हो तो आप एक बार पुरानी वीडियो जरूर याद कर लेना, ठीक है, एक बार अच्छे से देख लेना कि हाँ उसमें हमने काफ़ी सारे रूल्स जो कवर किए हैं। कहते हैं इंटरप्रिटेशन का मतलब बहुत सिंपल है भाई, जो कोड यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्राइमरी रूल सेकेंडरी रूल सब कर लिए तो हमें पता है कोड चेक करता है कि मीनिंग क्या है। और कोड कैसे चेक करता है, कोड देखता है जैसे मान लो कोई पुरानी नोटिफिकेशन आई थी कभी, ठीक है, कोई कुछ और जजमेंट आई थी, इन तरीकों से अथॉरिटेटिव फॉर्म से। कोर्ट ये नहीं कह रहा कि हाँ मिस्टर ए ने क्या कहा, मिस्टर ए मेरे घर में रहते वो क्या कह रहे थे इस बारे में। ऑब्वियस सी बात है, जज क्या सोच रहे हैं, अथॉरिटेटिव फॉर्म्स। मीडियम ऑफ अथॉरिटेटिव फॉर्म्स का मतलब क्या है कि अगर सपोजिंगली कोई गवर्नमेंट ने कोई भी फॉर्मेट निकाला था, कोई नोटिफिकेशन निकाली थी, ठीक है, तो उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था, है ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कह रहे हैं। इंटरप्रिटेशन इज अ प्रोसेस जिससे क्या पता चलता है रियल मीनिंग ऑफ द एक्ट क्या है, इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर क्या है। पूरे चैप्टर में हमने इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर को बार बार यूज किया है। रियल मीनिंग डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या है, या फिर उनकी पार्टीज की इंटेंशन क्या है जो डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस क्या बनती है, कह रहा प्रोसेस ऑफ स्टेच्यूट मेकिंग एंड द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यूट टेक्स प्लेस सेपरेटली, दो डिफरेंट एजेंसीज है। मतलब भाई लॉ मेकर अलग है, लॉ मेकर अलग कमेटी बनती है, वो लॉ बना रहे हैं, एक्ट बनाया उन्होंने, बट जज कौन कर रहा है, वो तो जजेस का पैनल होता है ना, आपको पता है कोर्ट में जज बैठते हैं। जज कैसे बनते हैं, मतलब जो लोग लॉयर्स हैं उन लोगों को उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है या फिर इनके कई क्राइटेरिया और भी होते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली वो लोग जज बनते हैं। तो वो जज अलग, एक आप कह सकते हो लॉबी है और आपकी लॉ मेकर की अलग है। द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन इज मोर लेजिस्लेटिव एंड मोर इंटेंसिव यूज ऑफ द लीगल टेक्निकल एंड स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। क्या कहना चाह रहा है, कह रहे हैं जब एक एक्ट स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन को इंटरप्रिटेट करना है, ठीक है ना, कुछ लीगल है, मान लो कि आपको बोला जाए कंपनीज एक्ट को, या फिर आप सिंपल सी बात है कोई क्रिमिनल एक्ट को कोई जज इंटरप्रेट कर रहा है, तो वो बहुत लीगली जाएगा। वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई कॉमन बात नहीं है, वो एक लीगल एस्पेक्ट से देखा जाएगा। इंटेंसिव यूज ऑफ लीगल टेक्निक का मतलब क्या है, अगर वहाँ पे वर्ड लिखा है, बहुत ध्यान से समझना, पर्सन, ठीक है, अगर वहाँ पे वर्ड लिखा है रेजिडेंट, तो वो उसी एक्ट को देखेगा कि वहाँ पर्सन का मतलब क्या है, ठीक है, वहाँ पे रेजिडेंट का मतलब क्या है। यही चीज़ अगर आपको कॉमन लॉ में, कॉमन लॉ का मतलब क्या है, ट्रैफिक रूल है, ठीक है, ट्रैफिक रूल है, वहाँ पे क्या लिखा है, आपको लेफ्ट साइड पे चलना है, एनी पर्सन हु इज फाउंड मूविंग ऑन द राइट साइड विल बी फाइंड। अब बताओ यहाँ पे पर्सन के लिए क्या, वो ये कहेगा नहीं भाई पर्सन में तो ये कवर होता है, पर्सन में ये कवर नहीं होता, नहीं, वहाँ पे जज कॉमन रूल क्या है, कॉमन रूल के हिसाब से तो बहुत एक नॉर्मल इंटरप्रिटेशन की जाएगी। बट अगर कोई ऐसा स्टेट्यूट है, वहाँ पे जज क्या करेगा, लीगल फॉर्मेट से जाएगा, लीगल टेक्निक का मतलब वो समझेगा, वहाँ पर्सन का मतलब क्या होगा वो डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। कंपनीज एक्ट में अपनी होगी, इनकम टैक्स एक्ट में अपनी होगी। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन चेक करते हैं। लीगल हो सकती है, डॉक्ट्रिनल हो सकती है। लीगल इंटरप्रिटेशन का मतलब नाम से क्लियर है, बहुत सिंपल बात है ये। इंटरप्रिटेशन लीगल होती है दिस एक्चुअल रूल ऑफ लॉ, जिससे कि हमें जज करने को मीनिंग मिलता है। मतलब लॉ ने खुद ही बता दिया है कि किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करना है, तो वो तो क्या बन गया, लीगल इंटरप्रिटेशन मानी जाएगी। उसका नाम क्या हो गया, ऑथेंटिक। क्यों, क्योंकि भाई लॉ मेकर ने खुद ही बता दिया इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। फिर आता है कि हमने किसी जज ने क्या किया, कस्टम चेक किया, केस लॉ चेक किए, जो हमने सारी की सारी चीज़ें पढ़ी थी, वो क्या होता है, वो एक यूजुअल इंटरप्रिटेशन मानी जाती है। नेक्स्ट चेक करते हैं डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन इज सेड टू बी डॉक्ट्रिनल व्हेन इट्स पर्पस इज टू डिस्कवर द रियल एंड ट्रू मीनिंग ऑफ द स्टेट्यूट।
क्या बात बनती है, फिर स्टैट्यूट का असली मीनिंग ही चेक करना है, पता ही नहीं चल रहा या कुछ हमें एम्बिग्विटी हो रही थी, जज के पास केस पहुंचा तो जज ने कहा कि इसका ये इंटरप्रिटेशन बनती है, इस एक्ट का तो पर्पस ही ये था, तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन का नाम हो जाएगा, डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन नाम हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन ग्रामेटिकल हो सकती है, डॉक्ट्रिनल के अंडर ही कवर्ड है ए और बी। ग्रामेटिकल का मतलब क्या है, जहाँ पे एक सिंपल काम किया गया तो ऑर्डिनरी रूल्स लगा के इंटरप्रिटेशन की थी। लॉजिकल कब होगी, जब किसी और तरीके से इंटेंशन को देखा गया था, स्टैट्यूट के इंटेंशन को चेक किया गया था, जज ने देखा कि नहीं ग्रामेटिकल रूल तो फेल हो गया है, यहाँ पे लॉजिकल रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटरप्रिटेशन क्या मानी जाएगी, लॉजिकल मानी जाएगी। कवर्ड किसके अंदर है, डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन के अंदर कवर्ड है, क्योंकि पर्पस समझ में आ रहा है इससे। ठीक है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन तो हो रही है बट वहाँ पे हम पर्पस समझ रहे हैं, एक्ट का पर्पस क्या है। आगे चेक करते हैं, इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। कहते हैं कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनरली हमने आपने स्टडी मैट में भी देखा इंटरप्रिटेशन लिखा होता है, कभी कंस्ट्रक्शन लिखा होता है, कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। बट क्या फर्क है एक बार हम समझ लेते हैं। इंटरप्रिटेशन इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड्स, और कंस्ट्रक्शन मेनली क्या बन जाता है, कंस्ट्रक्शन मेनली बनता है जब कंक्लूजन ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, कि हाँ ये चीज़ का ये डिसीजन कंक्लूजन है, ठीक है, इस तरीके से इस चीज़ को करना है। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि हाँ ये इस लाइन का मतलब ये है, और कंक्लूजन का मतलब क्या है, अब हमने क्या करना है, मतलब तो समझ में आ गया, इंटरप्रिटेशन तो हो गया, बट अब हमने क्या करना है, यानी कि आप कह सकते हो कुछ हद तक कंस्ट्रक्शन इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इंटरप्रिटेशन, कुछ हद तक हम कह सकते हैं। सच कंक्लूजन्स आर ड्रॉन फ्रॉम एलिमेंट्स, जो कि लिखे हुए हैं टेक्स्ट में है, उन्हें इंटरप्रेट किया और कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया। वेयर द कोड अदर टू द प्लेन मीनिंग है तो उसे इंटरप्रिटेशन का नाम दे दिया, क्यों, क्योंकि तो लिखा ही हुआ है, उसमें कुछ कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हुआ, प्लेन मीनिंग है तो इंटरप्रिटेशन है। बट अगर कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है तो उसे हम कंस्ट्रक्शन का नाम दे देते हैं। जनरली ओवरलैप होते हैं, कहाँ शुरू होगा कहना मुश्किल हो जाता है, स्टडी मैट में ही बातें आपको मिल जाएंगी। नेसेसिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन देखते हैं, पूरा इंटरप्रिटेशन का चैप्टर कर लिया, हमें नेसेसिटी अच्छे से पता चल चुकी है। इनइफेक्टिवनेस ऑफ लैंग्वेज है, बहुत बार क्या होता है कि हम लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, लॉ में एकदम समझा नहीं पाता है, तो इस वजह से हमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है। ह्यूमन पावर्स लिमिटेड है, नेचुरल सी बात है, जब वो लोग बैठे हुए थे 1958 में, 1965 में बैठ के एक एक्ट बना रहे थे, तो वो कितना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ लूपहोल्स रह जाएंगे जिसे आज के टाइम में हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा। फिर बात आती है बियॉन्ड द वर्ड्स, कई बार क्या होता है लेजिस्लेचर बियॉन्ड द वर्ड्स भी कुछ कहना चाहता है, तो सोशल कंडीशंस को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। मिसचीफ का रूल आप लोग कर चुके हो, इन सब रूल्स से हमें की ज़रूरत पड़ती है हमें इंटरप्रिटेशन करने के लिए। एक बार रीड कर लेते हैं। सोशल कंडीशंस प्रिवेलेंट एट द टाइम ऑफ द पर्टिकुलर लॉ, हमें ध्यान रखा। मिसचीफ क्या थी आपको याद होगा, हेडेंस रूल हमने किया था। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए इंटेंशन लेजिस्लेचर की चेक की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा जनरल क्लॉजेस एक्ट का, तब तक आपने ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ये चैप्टर एग्जाम पर्पस के लिए भी इनफैक्ट और आपके आप कह सकते हो आगे जाके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा।